नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कल हमारे लिए बहुत विशेष दिन था और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि शायद सांदीपनी कोचिंग संस्थान पिछले 1.5 साल से चल रही है उसमें से सबसे सुनहरा दिन था कल, क्योंकि कल हमने कक्षा 10 के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया था। और इस अवसर पर यहाँ इटखोरी प्रखंड के इकलौते एफिलिएटेड कॉलेज भद्रकाली महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दुलार ठाकुर जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया था। इसके लिए उनका तहे दिल से आभार। और वो आकर अपने आशीर्वचन हम पर दिए, इसका हमें बहुत लाभ मिला और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे माइक में कुछ खराबी होने के कारण उनके द्वारा बोली गई बातें हम शायद दिखा नहीं पाएंगे। वीडियो के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन हमें यह पता नहीं चल पाया कि माइक में कब खराबी हो गई, तो जिससे उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैंने भी बहुत सारी बातें बोली थी, तो वो तो मैं बोल सकता हूँ दोबारा भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सर के आशीर्वचन थे वो शायद मैं दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि इतने व्यस्त हस्ती जो इतनी बड़ी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है उन्हें, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि उनके हाथों द्वारा ये विदाई समारोह का कार्य संपन्न हो और उनके द्वारा ही जो उपहार देने हैं कक्षा 10 के बच्चों को वो मिले। किंतु नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। उन्होंने हमें बुलाया है अपने घर एग्ज़ाम के बाद, 10th क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम के बाद बुलाया, एक दिन आप लोग सभी आइए हमारे यहाँ, टीचर्स जो भी हैं यहाँ पर, उसके बाद जो भी बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं सभी आए हमारे पास और हम कुछ और बताएंगे। तो हम लोग जाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग से हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। कल उन्होंने जो बातें बोली हैं उनसे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। हम लोग शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, वो हम शायद आपको दिखा सकते, लेकिन क्या करें, कभी कभी हो जाता है दुर्भाग्य किसी इंसान का। कहा जाता है ना कि सब कुछ नहीं मिलता, तो शायद कोई बात नहीं, हमें उसका अफसोस नहीं है। शायद इसलिए ये वीडियो मुझे स्पेशली बनाना पड़ा, नहीं तो इस वीडियो की आवश्यकता नहीं थी। अगले वीडियो में मैं विदाई समारोह के कुछ पल जो हैं उसको साझा करने का प्रयास करूंगा ब्लॉग के माध्यम से, तो आप लोग वो ब्लॉग से ज़रूर जुड़ें, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ बातें जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो जो मैंने बोला और सर ने बोला सारा तो माइक में था, तो माइक में गड़बड़ी होने के कारण वो बातें पता नहीं चल पाई। बात ये करनी है कि कक्षा 10 की आज आखिरी परीक्षा है। आज के बाद 10वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। आज अंतिम परीक्षा थी और अभी के बाद आपको जो 11th में जो एडमिशन होगा और एग्ज़ाम से 11th के एडमिशन के बीच का जो समय है, उस समय आप क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि कक्षा 10 के बच्चों को विदाई समारोह में भगवद गीता दी जाए भेंट में, और हमने यही किया। और हम यही सोच रहे थे कि इतनी पवित्र पुस्तक और इतना मोटिवेट वो करती है, शायद पूरे संसार का सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी अगर कोई पुस्तक है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। यह केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, इसे केवल धार्मिक किताब के तौर पर ना लिया जाए, इसे एक प्रेरणादायी पुस्तक के तौर पे लिया जाए। तो यही सब बातें हम लोग कल कर रहे थे। सर ने भी यही कहा कि वो उनका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि जिस दिन वो भगवत गीता का अध्ययन ना किए हों। तो इस बात से हमें बहुत खुशी हुई। हमें पता नहीं था कि वो शायद वो रोज़ पढ़ते होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि गीता जयंती के दिन वह गीता की कुछ प्रति बंटवाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं ऐसा देखा कि मेरे हाथों कोई और दे रहा है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये जब बात वो बोले तो हमारा हृदय गदगद हो गया। हमारे जो हैं सहयोगी श्री विकास सर और श्री शत्रुघ्न सर तो नहीं आ पाए, उनका कुछ पर्सनल रीजन के कारण, लेकिन हम दोनों का हृदय गदगद हो गया कि हमारा निर्णय कितना सही था। हम लोग कितने खुश हुए। वो बोले कि हम कार्यक्रम में गया, इतने जगह का उद्घाटन किया, तरह तरह के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ ओकेजनली, लेकिन इतनी कम उम्र में आप लोग इतने छोटे बच्चों को गीता बांट रहे हैं। 15-16 साल के 10वीं कक्षा के बच्चे कितने उम्र होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल, और उतनी उम्र के बच्चों को अभी आप गीता बांट रहे हैं। ये तो मैं पहली बार होता देख रहा हूँ। इसी बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया है। और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि समय भी कम है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी तुरंत याद नहीं आ पाता। लेकिन ये सब बातें कुछ बोली उन्होंने जो कि बहुत हृदय गदगद हो गए। ये भी कहा कि ये संस्थान आने वाले दिनों में एक नया आयाम गढ़ने जा रहा है इस क्षेत्र में। तो ये सब बातें कुछ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती हैं। ठीक है, तो क्या है कि गीता देने का उद्देश्य हमारा यह था कि बच्चे अभी
10वीं कक्षा में हैं और अभी से लेकर उनका जब 11वीं में एडमिशन होगा, तो ये जो बीच का समय है यह उनके लिए बहुत प्रेरणादायी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो नए नए क्षेत्र में जाएंगे। जो बच्चे आर्ट्स लेंगे वो अपना एक अलग फील्ड चुनेंगे, कुछ बच्चे साइंस लेंगे वो अपना कुछ अलग फील्ड चुनेंगे, जो कॉमर्स लेंगे वो भी अपने अनुसार कुछ फील्ड चुनेंगे। तो हर एक फील्ड में जाने के बाद उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और हम लोग जानते ही हैं कि कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हों, कम से कम भारत के सारे मोटिवेशनल स्पीकर और यहाँ तक कि विदेशों के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी गीता का ही उल्लेख करते हैं। और कल सर ने भी बताया है कि गीता के बिना शायद अच्छा जीवन संभव नहीं है, अच्छा जीवन जीना संभव नहीं। उसमें जो बातें गुड़ बातें जो कही गई हैं, तो सारा का सारा जो आधार है, सारे मोटिवेशनल स्पीकर का जो आधार है वो भगवत गीता ही है। तो इससे अच्छा गिफ्ट और नहीं हो सकता था हमारे बच्चों के लिए, इसलिए मैंने ये सोचा। और रही बात, मैं यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को तो मैं बोल ही दिया कल कि आप क्या करना कि एग्ज़ाम के बाद रोज़ कम से कम कुछ और, जैसे उसमें 18 अध्याय हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 2 अध्याय आप एक सप्ताह में या 3 अध्याय एक सप्ताह में ख़त्म कर दें, जिससे आपका 1-1.5 महीने में पूरा गीता ख़त्म हो जाए। ज़्यादा समय उसमें नहीं दीजिए आप। और एक और क्या करना है उसमें आपको, इसके अलावे कि आप सबसे ज़्यादा प्रयास कीजिए अपने हॉबी को या कोई स्किल डेवलप करने का। ये जो 2-3 महीने का समय है ना, वैसे तो कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीने में रिजल्ट आएगा, वह संभव नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। एडमिशन से, अभी से लेकर एडमिशन तक का जो समय है आपका, उसमें आपको क्या करना है, कोई स्किल सीखिए जैसे, और जो आपका शौक है सारा पूरा कीजिए। आपको कहीं घूमने जाने का मन है तो कुछ दिन घूम कर आइए, उसके बाद वो काम कीजिए जो आपको करना है। जैसे कि आपको गाने बजाने का बहुत शौक है तो आप कोई ऐसा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, अपने अभिभावक से बोल के हारमोनियम खरीद लीजिए या गिटार खरीद लीजिए या कीबोर्ड पियानो टाइप का कुछ चीज़ वैसा हो, इंस्ट्रूमेंट तबला हो, मतलब कुछ भी ऐसा बजाने वाला जिसको बजाने में आपको ज़्यादा मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है बजाना, तो वो आप कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और एक और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ कीजिए कि क्लास कहीं लगा लीजिए अगर हो सके तो, और अगर आपके आसपास ऑफलाइन क्लासेस नहीं हैं तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और यूट्यूब है, जैसे मैं भी सीखता रहता हूँ ऑनलाइन गिटार क्लासेस, क्योंकि क्लास जाने का समय तो मेरे पास है नहीं और आसपास है भी नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस हैं नहीं ज़्यादा, तो मैं ऑनलाइन कभी कभी सीखता हूँ। ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता, फिर भी मैं सीखता रहता हूँ, मेरे पास खुद का गिटार है। और साथ में क्या है कि आप लोग कंप्यूटर अवश्य सीखें। अभी जैसे कि जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे तो कंप्यूटर सिखाया जाता है, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, जैसे हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे, इन लोगों को कंप्यूटर का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है। तो आप सबसे पहले कहीं कंप्यूटर क्लास लगा लीजिए, और कुछ नहीं तो आपके घर में स्मार्टफोन तो है ही, तो उसके द्वारा भी आप कुछ कुछ सीख सकते हैं नोटबुक में। और फिर जब आपके पास कंप्यूटर आ जाए आप उसमें सीख लें। कम से कम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ जरूर सीख लें, क्योंकि ये स्किल ऐसा है ना कि आपको कभी भी मतलब कि आपको कम से कम खाने पीने की दिक्कत आगे भविष्य में कभी नहीं होगी, क्योंकि आज का ज़माना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करना चाहिए कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कंप्यूटर के बारे में ले सकूं। जैसे एक है MS एक्सेल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है MS माइक्रोसॉफ्ट का। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप MS एक्सेल में मास्टर हो जाएं, वही ठीक है, क्योंकि उसमें वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज़ में यूज़ होता है आज भी। और मतलब बहुत ज़्यादा जिसको नॉलेज नहीं भी है और MS एक्सेल का अगर नॉलेज है तो वो अच्छे अच्छे पैकेज में उनका रिक्रूटमेंट होता है। तो आप सबसे पहले प्रयास कीजिए MS एक्सेल अच्छा से कर लेने का। मैं तो कहीं सीखा नहीं हूँ, मैं तो MS एक्सेल यूज करते करते कुछ कुछ सीखा हूँ और आज भी बहुत कुछ MS एक्सेल में सीखता हूँ। तो आप यही कोशिश कीजिए कि MS एक्सेल में आप मास्टर हो जाए, क्योंकि उसके बिना मतलब फिर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको रिपोर्ट, किसी भी तरह की रिपोर्ट तैयार करनी हो तो आपको MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसका क्लास ज़रूर लगा लें। और बाकी हॉबी की रही बात, तो आप अलग अलग भाषाएं सीखें। जैसे मुझे बहुत सारी भाषाएं सीखने का शौक़ है, जैसे मुझे मराठी तो बहुत अच्छे से आती है, बंगाली भी थोड़ी थोड़ी आती है, गुजराती भी थोड़ी थोड़ी आती है,
बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है तो वो नहीं सीख पाता हूँ मैं, थोड़ी उड़िया भी आती है, लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज में प्रयास करता हूँ, किंतु समय नहीं मिल पाने के कारण मैं उतना नहीं देख पाता। किंतु मेरा शौक यही है कि मैं भारत की लगभग जितनी भी भाषाएँ हैं, विदेश की भाषा तो हम बाद में सीखेंगे, कम से कम अपने भारत की सारी भाषाएँ तो सीख लें। 22 भाषाएँ हैं हमारे जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हाँ 22 भाषाएँ हैं, हाँ ठीक है, 22 भाषाएँ कम से कम, ये 22 भाषाएँ तो पहले सीख लें, बाकी फ्रेंच जर्मन वगैरह रशियन वगैरह तो हैं ही, लेकिन पहले कम से कम अपनी भाषाएं सीखें। तो आप भाषाएं जरूर सीखें अलग अलग, हिंदी इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश, और जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो इंग्लिश भी कर सकते हैं। और अगर हमारे आसपास के बच्चे अगर देख रहे हैं, आप अगर रिक्वेस्ट करें तो मैं ऑफलाइन बैचेज भी चलाने के लिए तैयार हूँ, 2-3 महीने अपना आपका स्पीकिंग का, जिससे आप इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश की भी ज़रूरत है। इंग्लिश ज़रूर, भले ही विदेशी भाषा हो, लेकिन आजकल के ज़माने में इंग्लिश का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंप्यूटर का नॉलेज लेंगे या किसी भी फील्ड का नॉलेज लेंगे, उसमें इंग्लिश तो मतलब समझ लीजिए कि कंपलसरी है। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें थी जो मैं करना चाह रहा था, और उनकी जो बातें थी वो सब मैं आपके साथ शेयर जरूर करता। फिर भी मैं ब्लॉग के माध्यम से जितना हो सकेगा आप तक संदेशा पहुंचाऊंगा, और उन महानुभाव को बहुत बहुत तहे दिल से मैं जितना भी आभार प्रकट करूं, मैं प्रकट नहीं कर सकता शब्दों में, कि इतनी बड़ी हस्ती आई और छोटे से संस्थान में, हमारा संस्थान अभी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा संस्थान है, कक्षा 10 के बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ छोटे बच्चे नेतरहाट नवोदय की तैयारी भी करने आते हैं। 2 कमरा है हमारा, और अभी हमारे तीसरे टीचर भी आए हैं, शत्रुघ्न सर, जो बहुत सीनियर टीचर हैं यहाँ पे, लगभग 25 सालों से 20-25 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये सब हमारे नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु अभी हम बहुत ही छोटे स्तर पर हैं, और ऐसे संस्थान को सर ने आकर समय दिया तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक बार फिर से उनका तहे दिल से आभार। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था, एक बात और मुझे याद आई, क्योंकि बताना भी ज़रूरी है कुछ बातें, कि कभी भी आप गीता पढ़िएगा तब आप अच्छाई के रास्ते पर जाइएगा। मैंने भी यही कहा था कि महाभारत से ही गीता निकली है, और महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा दुनिया समाया हुआ है। अगर आप महाभारत को अच्छी तरह से समझ लें तो समझ लीजिए आप दुनिया को समझ लिए, और उसमें भी उसका जो गुण है वो है हमारा भगवत गीता। उससे तो वैसे बहुत सारे ग्रंथ निकले, अनगिनत ग्रंथ निकले हैं महाभारत से, जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं। 2-3 हैं जिसका मैं नाम लेना जरूर चाहूँगा। एक भगवत गीता है जिसका उल्लेख मैंने कल भी किया है, उस वीडियो में भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आपको सुनाई नहीं दे पाएगा क्योंकि माइक की खराबी के कारण। उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वो है विदुर नीति। विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र एक राजा है और उनके छोटे भाई ही मंत्री हैं विदुर जी, जो कि बताते हैं राजा को कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किसी राजा के अलावा किसी आम नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस वर्ण का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में बटा हुआ था। आजकल का तो ज़माना अलग है, लेकिन उस ज़माने के अनुसार उन्होंने बताया किसका क्या कर्तव्य होना चाहिए और कब हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए, इस बारे में है। उसके अलावा उसमें से निकली है भीष्म गीता, जो भीष्म जब बाण सैया पर पड़े हुए हैं उसके बाद जो पांडवों को वो उपदेश दे रहे हैं, या भीष्म और कृष्ण, श्री कृष्ण का जो वार्तालाप है वो भीष्म गीता के माध्यम से है। क्योंकि जब भीष्म की एक ही इच्छा थी कि मैं जब मृत्यु सैया पर रहूं तो मैं अपने हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित देख सकूं, और मैं जब प्रस्थान करूं इस धरती से तो मेरे सामने ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण का चेहरा, मुस्कुराता चेहरा उनके सामने हो। तो ये उनकी आखिरी इच्छा थी। तो ये वो जो भीष्म जी ने उपदेश दिया है वो भीष्म गीता, वो भी महाभारत से निकली है। और अनेकों ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हाल फिलहाल लिखे गए हैं, और उसमें से एक उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि मैंने कल भी यह बात बताई है कि उसमें एक पात्र है कर्ण, कि वो बहुत दानवीर है, बहुत वीर है, और शायद उनसे वीर महाभारत के युद्ध में कोई 1-2 ही और वीर होंगे, लेकिन वह हार गया। वह जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तब हारा। क्यों हारा? जबकि वह अर्जुन से ज़्यादा वीर था, फिर भी हारा। तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि पता है कर्ण तुम क्यों हारते हो? क्योंकि तुम गलत के साथ खड़े हो, तुम अधर्म के साथ खड़े हो, और अर्जुन हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहता है। इसलिए वह तुमसे अधिक निपुण न होने के बाद भी तुम उससे हमेशा पराजित हो जाते हो। तो कर्ण ने कहा कि हाँ पितामह ये तो सही बात है, मैं हार जाता हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता।
लेकिन फिर भी मैं अब यही कहूँगा सबसे, दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, तो आप लोग अपने अंदर छिपे हुए जो बुराई है उसको हमेशा दूर करने का प्रयास करें। कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, आपको कभी भी अपने मतलब बुराई तरफ नहीं जाना है। मेरा भी बहुत खराब हालत था मेरा भी, मतलब मैंने भी अपने जीवन में बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मुझे गलत रास्ते पर जाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि गलत रास्ते से आप पैसे तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो जानेगी ना कि आप क्या कर रहे हैं। ईश्वर तो देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि अपने जीवन में उतारें। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा ही बोलता हूँ कि तुम फेल होके आ जाओगे शायद मुझे उतना दुख नहीं होगा, लेकिन तुम अगर चीटिंग करके पास करके आओगे तो मुझे शायद ज़्यादा दुख होगा। तो आप लोग से भी यही कामना करते हैं कि आगे जीवन में आपको जहाँ भी परीक्षा देने का मौका मिले, क्यों नहीं आप मतलब केवल एकेडमिक्स, केवल पढ़ाई की परीक्षा नहीं, अब दैनिक जीवन में भी जो परीक्षाएं सामान्य तौर पे जो चलती रहती हैं उसमें भी आप किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ भी गलत ना करें, यही कामना करते हैं। और आपके जो भी बच्चा 10वीं कक्षा के बाद जाएंगे, अलग अलग फील्ड में चुनेंगे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो। और एक दो बच्चे ने हमें बताया है कि आके वो जीवन में क्या करने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और बच्चों से मैं पूछता रह गया, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर वो उनकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मैं उनको गाइड करूँगा, लेकिन वो बता नहीं पाए, शायद बच्चे हैं थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन वो आसपास के हैं। तो जब तक मेरा संस्थान है यहाँ पर मैं हूँ, तो वो आकर हमसे बार बार संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं मैं करता हूं आप सभी के लिए। अगर हमें मौका मिला, सर जैसे हम लोगों को बुलाए हैं अपने घर, तो मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने कल बताई मैं उनसे वही आग्रह करूँगा कि सर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कुछ जो आशीर्वचन हम पे उस दिन आशीर्वचन का छिड़काव हम पर किए थे, वो शायद दोबारा कुछ वर्ड ही कर दें तो बहुत ही हमारा ये सौभाग्य होगा। अगर हमारा चैनल संदीपनी कोचिंग संस्थान आपके लिए हमेशा खड़ा है, सजग है, और मैं अपने बच्चों को भी, और कोई भी बच्चा मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी उसके लिए मैं खड़ा हूँ, आधी रात में कभी भी। क्योंकि एक घटना हुई है 3-4 दिन पहले, जब आपका साइंस का एग्ज़ाम था, रात में 9 बजे मुझे एक पहला बच्चा जो हमारा अंकित वर्मा है उसका मैसेज आया था, मैं देख नहीं पाया था, कुछ काम में व्यस्त था। मैं 1-1:30 बजे जब सोने गया तो मैं व्हाट्सएप चेक किया तो देखा मैसेज, उसका कुछ क्वेश्चन वो लिख के टाइप किया था मुझे, और बोला था कि सर इसका आंसर दीजिए। लेकिन मैं 9 बजे लगभग 1:30 बजे मैं उसका मैसेज देखा, मुझे बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो भेज तो दूंगा अभी, लेकिन पता नहीं वो सुबह उसका एग्ज़ाम है, हड़बड़ी में अगर निकल गया, अगर यही एग्ज़ाम आ गया, यही एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी उसे। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं भेज देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं आंसर लिख के उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया उसको। उसके बाद मैं रात में थोड़ा सा चिंतामग्न होकर करवट बदलते रहा। 5 बजे मेरी नींद हल्की सी खुली, मैं देखा कि वो देखा या नहीं, मैं देखा ना कि सीन दिखा रहा है, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली, कम से कम वो बच्चा देख लिया। और संयोग मानिए कि वह एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मैं इस बात को बहुत छोटी घटना के रूप में ले रहा था, लेकिन ये मेरी दीदी ने बताया कि ये बहुत छोटी घटना नहीं है, तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है कि जो रात में जो क्वेश्चन बताया वही अगले दिन एग्ज़ाम में आ गया। तो यही कहना है आप सबसे, आप सब हमारे अपने हैं, और अपने अपने घर के बच्चों की जैसा आप लोगों से लगाव हो गया, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उन लोगों से। ठीक है, तो संदीपनी कोचिंग संस्थान पर अपना भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।